जय हिंद दोस्तों हमारी लेक्चर ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ के अंदर आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे कुछ दिन पहले वादा किया था कि मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपके लिए एक वीडियो डालें। और हमने एक टॉपिक उठाया है वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे प्रॉपरली, ताकि स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिले इस चीज़ का, और ये कम से कम ये पता लगे कि टॉपिक क्या है किस तरीके से। और एक वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर या एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम सिर्फ एक ही चीज़ को फॉलो नहीं करते। असलियत में दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपका एक ओपिनियन डेवलप करने की कोशिश करते हैं, एक अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा मतलब सोच विकसित करने की कोशिश करते हैं कि हाउ अ यूपीएससी कैंडिडेट शुड थिंक या हाउ एन आईएएस ऑफिसर थिंक्स। एक आईएएस ऑफिसर किस तरीके से सोचता है, हम इसके ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है दोस्तों। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक में अब लास्ट क्लास में हम जहां तक पहुंचे थे उसका एक टॉपिक अगर देख लिया जाए तो मैंने कहा था कि पूरी दुनिया के अंदर एक तरीके का धार्मिक अंधकार फैला हुआ था। धार्मिक अंधकार इस तरीके का फैला हुआ था कि अगर इस ब्रांच में आप देखोगे तो हिंदुइज्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, वो बटा हुआ था। और हर चीज़ लेक्चर 2 या पिछले वाला देख सकते हैं। यहाँ इस पूरे जगह पर, यहाँ तक कि यहाँ पर भी क्रिश्चियनिटी जो है वो बुरे दौर से गुजर रही थी और चर्च का डोमिनेंस पूरा चारों तरफ था। और रही सही कसर इस पूरे इलाके के अंदर अगर आप देखेंगे तो बुद्धिज्म जो था, उस बुद्धिज्म के अंदर भी बहुत सारी कमियां आ चुकी थी, धर्म पुराने हो चुके थे। ऐसे में इन सभी जगहों के ऊपर जिस तरीके से बहुत ही अंधविश्वास था, समाज बटा हुआ है, सब चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बर्थ ऑफ इस्लाम हुआ और इस्लाम ने पूरी दुनिया के अंदर बदलाव लाना शुरू कर दिया। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर इस दुनिया के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री का कोई रेफरेंस पॉइंट लिया जाए तो बर्थ ऑफ इस्लाम शुड बी टेकन एज बर्थ ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम का जो जन्म है उसे मॉडर्न हिस्ट्री का बर्थ कहा जाए या उसे स्टार्टिंग पॉइंट कहा जाए। उसके पीछे का लॉजिक समझिए। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि दुनिया रुकी हुई है, दुनिया में एक डार्क एज है, दुनिया अंधकार युग में है, चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है, चारों तरफ धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर चारों तरफ से हाय तौबा लूटमार मची हुई है। और चारों तरफ से एक डोमिनेंस क्रिएट हो रखा है, एक दबदबा क्रिएट हो रखा है कि भाई बस किसी तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाओ और अपने कब्जे में लो। हर चीज़ रुकी हुई है। एक छोटा सा सेक्शन जिसे मैं नॉर्मली पिछली बार कहा प्रीस्टली क्लास एंड रूलिंग क्लास, उसका एक नेक्सस बना प्रीस्टली क्लास प्लस रूलिंग क्लास। दुनिया में हर जगह होता है ये। इसका एक नेक्सस बना जो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 2 से 3% होता था। इसका नेक्सस बना और इस 2% लोगों ने 98% लोगों पर कब्जा कर रखा था। उन्हें एक तरीके से गुलाम बना रखा था। उनको किसी तरीके के कोई राइट्स नहीं थे। सारे राइट्स और सारी एंजॉयमेंट्स इनके पास थी और सारी ड्यूटीज ये 98% लोग करते थे। पूरी दुनिया अंधकार में थी। और मजे की बात, यही 2% लोग लड़ते थे, रूल करते थे धर्म के नाम पर। जो कुछ भी कर्म कांड होते थे सारा यही कुछ कर रहे होते थे। यानी इन्होंने पूरा समाज को गुलाम बना रखा था। ऐसे में बर्थ ऑफ इस्लाम होता है और ये रे ऑफ होप टू दिस वर्ल्ड की फॉर्म में निकल कर आता है। उम्मीद की एक किरण थी और यहीं से जो है बिगिनिंग ऑफ चेंज इन दिस वर्ल्ड शुरू हो जाता है। तो सवाल यह है, ये बदलाव कैसे शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ? हाउ इस्लाम इनिशिएटेड द चेंजेस इन दिस वर्ल्ड। आज जो इस्लाम देख रहे हैं ये इस्लाम नहीं, इस्लाम के नाम पर है। भगवान नहीं होता ना, भगवान के नाम पर होता है, समझे? तो असलियत में गॉड नहीं, गॉड के नाम पर है। तो इस्लाम नहीं, इस्लाम के नाम पर, यानी इस्लाम का नाम लेके कुछ भी कर दो और उसको इस्लाम के चद्दर में ढकने की कोशिश करो, धर्म की चादर में ढकने की कोशिश करो।
मजहब की चादर में ढकने की कोशिश करो, दुनिया बेवकूफ बनी रहेगी, बनाते रहो, बनी रहेगी। अब यहां से पूरी दुनिया में बदलाव शुरू होता है और मैं आज इसी चीज को डिस्कस करने जा रहा हूं। असलियत में अगर देखो दोस्तों, हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री और कुछ नहीं, स्टोरी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन है, स्टोरी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। और आप यहां पर इस ह्यूमन सिविलाइजेशन में इस ह्यूमन को कभी नहीं बोल सकते, इस इंसान को यानी व्यक्ति को या इंसान को कभी नहीं भूल सकते। और मजे की बात यह है कि ये जो ह्यूमन है, ये जो मैन है या ये जो इंडिविजुअल है, अगर आप इसको देखेंगे मैन को, ह्यूमन को, तो खास बात यह है ऑल आर नॉट इक्वल, ऑल आर नॉट इक्वल, सब बराबर नहीं है। फिजिकली भी सब बराबर नहीं है और मेंटली भी सब बराबर नहीं है। यानी दुनिया में हर इंसान की फिजिकल कैपेसिटी और मेंटल कैपेसिटी अलग अलग होती है और इसी फिजिकल कैपेसिटी और मेंटल कैपेसिटी के बिहाफ पर अगर आप देखोगे, फिजिकली और मेंटली कभी एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। यहां यही तो एक रीजन है ना। अब आप देखो, गुरु द्रोण ने सबको शिक्षा दी, अर्जुन एक निकला, यहां तक कि उनका खुद का बेटा अश्वत्थामा भी उस लेवल का धनुर्धर नहीं बन पाया जिस लेवल का धनुर्धर अर्जुन था। और जब द्रोणाचार्य के बारे में पूछा गया कि गुरु द्रोण आपने इस महाभारत में हिस्सा क्यों लिया, तो उनका यह कहना था कि कम से कम इतिहास में मेरा बेटा इस युद्ध में हिस्सा लेकर, इतिहास में अर्जुन के खिलाफ खासकर युद्ध करके मैं और मेरे बेटा भी इतिहास में अपना नाम लिखवा जाएंगे और कम से कम मेरा बेटा इनके बराबर का सामने खड़े होने की हिम्मत कर पाएगा, या जो भी एक इस तरीके का स्टेटमेंट। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि असलियत में हर कोई एक जैसा नहीं होता, किसी में कोई कला है, किसी में कोई कला है। भाई महाभारत के युद्ध में इतने योद्धा लड़ रहे थे, भगवान कृष्ण के बराबर कौन था, अश्वत्थामा के बराबर कौन था, गुरु द्रोण के बराबर कौन था। हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी रखता था, लेकिन असलियत में अगर देखा जाए तो वहां उस युद्ध के मैदान में एक चीज कॉमन थी और वो थी एस्पिरेशंस, ईगो और एस्पिरेशन। और वहां पूरा युद्ध जो हो रहा था, पूरा युद्ध वो एक इंसान के षड्यंत्र और एक इंसान की जिद के कारण हो रहा था, एक इंसान की इच्छाओं के कारण हो रहा था, आकांक्षाओं के कारण हो रहा था। अगर आप देखें तो पूरा महाभारत का युद्ध जो है, हम अलग डायरेक्शन में पहुंच गए, लेकिन खुद सोचकर देखो यार, महाभारत के युद्ध के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा जो रीजन था महाभारत के युद्ध का, वो शकुनी था। पूरा युद्ध शकुनी के इर्द गिर्द घूम रहा था, क्योंकि उसे राजपाट भले ही ना चाहिए, लेकिन बदला चाहिए। बदला, महाभारत देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उसे बदला क्यों चाहिए था। अगर आप इसे देखते हैं तो उसका अगला पार्ट कौन, इच्छा या एस्पिरेशंस, किसकी, दुर्योधन की। नहीं दूंगा, जिद नहीं दूंगा। एस्पिरेशंस किसकी, धृतराष्ट्र की, कि मैं भले ही राजा नहीं बन पाया, मेरा बेटा राजा बनेगा, इसके लिए चाहे कुछ हो जाए। और बाकी फिर धर्म और दूसरे के नाम पर या किसी भी नाम पर उस युद्ध में उलझ जाते हैं और वो अपने टाइम का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। यहां इंसान के चारों तरफ, कुछ गिने चुने लोगों के चारों तरफ पूरी महाभारत घूमी है, पूरी रामायण गिने चुने लोगों के चारों तरफ घूमी है। समझ लीजिए, जो भी इस दुनिया का इतिहास रचा गया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर कहीं घूमा तो हिटलर, स्टालिन, चर्चिल, इनके आसपास घूमा। नेपोलियन के आसपास पूरी दुनिया घूम रही थी। ब्रिटेन के अंदर कुछ लोगों की एस्पिरेशंस के आसपास पूरी दुनिया घूमने लग गई। चाइनीज रेवोल्यूशन एक माओ जेडोंग की एस्पिरेशंस कहो या उसकी विचारधारा कहो, उसी के आसपास घूम रहा है। दुनिया के बड़े से बड़े युद्ध
लोगों ने लड़े, लोग मरे, लेकिन उन युद्धों का कारण सिर्फ एक या गिने चुने दो चार कुछ लोग होते हैं। तो सवाल ये है, ये युद्ध क्यों हो रहे हैं और ये एस्पिरेशंस क्या हैं, सब चीजें। हिस्ट्री रिवॉल्व्स अराउंड मैन। सभी नहीं, इनमें से हैंडफुल ऑफ पीपल, बहुत गिने चुने, जिनके पास हैंडफुल ऑफ पीपल, गिने चुने लोग हैं, बिल्कुल मुट्ठी भर लोग होते हैं हमेशा। आज भी भारत की राजनीति में आप नेता गिनने लग जाइए तो टोटल जितने विधायक और सांसद मिला लिए जाएं तो मुश्किल से कुछ हजार हैं। अगर उनके अंदर सारे काउंसलर्स मिला लिए जाएं और नगर पंचायत के मिला लिए जाएं तो भी 1 लाख पूरे नहीं बैठेंगे। ग्राम पंचायत वगैरह भी मिला ली जाएं तो 5 लाख पूरे नहीं बैठते। मैं मैक्सिमम मानकर चल रहा हूं 10 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं जो पंचायत से लेकर सारे इलेक्शंस वगैरह लड़ रहे हैं। और यही लोग वो हैं जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं, और यही वो लोग हैं जो सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सत्ता में हैं। लेकिन अगर इसकी परसेंटेज निकाली जाए तो 100 करोड़ में 10 लाख जो है मेरे ख्याल से 0.1% के आसपास या 0.01% के आसपास बैठेंगे। 0.01% लोग पूरे हिंदुस्तान को ऊपर से नीचे तक संभाल कर बैठे हुए हैं। यही वो लोग हैं जो सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इन्हीं के अंदर एस्पिरेशंस हैं और यही सारे के सारे काम कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द चल रहा है, ऐसे ही पूरी दुनिया इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द चल रही है। आज भी इंटरनेशनल सिनारियो के अंदर अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री को कनेक्ट कीजिए आम आदमी से, आज भी अगर इंटरनेशनल सिनारियो के अंदर आप लोग अगर देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से लोग आगे बढ़ रही हैं, या दुनिया जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की कागार पर खड़ी हुई है, मुझे एक बात बताइए, कितने लोग हैं जो यहां लड़ रहे हैं? इंटरनेशनल लीडर्स का नाम बता दो और उनकी पूरी टीम का नाम बता दो। आपको मुश्किल से किसी भी देश या किसी भी जगह पर 500 से ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे। 1000, 2000, 5000, हर देश के पास 5000 लोग हैं, और जो कि पूरा प्लानिंग से लेकर सब चीजें कर रहे हैं, और उनके ऊपर टॉप मोस्ट लीडरशिप के गिने चुने हैंडफुल ऑफ पीपल, हैंडफुल भी ज्यादा बता रहा हूं, जिसे कहते हैं चुटकी भर टाइप के लोग। दुनिया के अंदर दुनिया तालिबान के इर्द गिर्द घूम रही है। भैया तालिबान में लड़ने वाली 2 पावर्स हैं, बाकी तो उनके नाम पर लड़ रहे हैं, उनके हाथ की कठपुतली हैं। सिर्फ 2 पावर्स हैं। चलो तीसरी को मान लेते हैं आज के दिन पाकिस्तान, चलो चौथी मान लेते हैं रशिया। उसके अलावा कौन सी पावर है जो वहां पर अपना गेम प्लान कर रही है? बाकी तो सारे लड़ने मरने के लिए हैं, क्योंकि इनके कुछ डिसीजंस जो हैं वो पूरे एरिया को असर डालते हैं। तो पूरा इतिहास गिने चुने कुछ लोगों के आसपास घूमता है। अगर आप इन लोगों की पॉलिसीज को समझना शुरू कर दें, या इस ग्रुप ऑफ पीपल की पॉलिसी को समझना शुरू कर दें, तो इतिहास में इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये पॉलिसी समझ कौन पाएगा? ये पॉलिसी एक राजा समझ पाएगा, राजा की मानसिकता रखने वाला एक व्यक्ति समझ पाएगा। इतिहास हर इंसान के पढ़ने के लायक सब्जेक्ट नहीं है, ये समझ लीजिए। हर इंसान के बस की इतिहास समझना नहीं है। इतिहास को सिर्फ कहानी के तौर पे जो पढ़ते हैं, आम आदमी उसे कहानी के तौर पर पढ़ता है कि कहानी अगर बोरिंग लगी छोड़ के चला जाएगा। इतिहास को असलियत में पढ़ने के, इतिहास किस इंसान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये सोच कर देखिए। हिस्ट्री आम आदमी के लिए नहीं है। हिस्ट्री तो आम आदमी के लिए कहानी जैसी है। उसे मजा आता है, उसे तालियां बजानी पड़ती हैं, तालियां बजाने में उसे आनंद ही अलग आता है। हाँ, इतिहास असलियत में आम आदमी का सब्जेक्ट नहीं है। इतिहास असलियत में राजा महाराजाओं का सब्जेक्ट है। ये उन लोगों का सब्जेक्ट है जो सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं। यस, लेसन्स लेते हैं कि कैसे पिछले नेपोलियन ने कैसे पूरे यूरोप को कंट्रोल में ले लिया। वहां से लेसन्स मिलेंगे ना, कैसे हैंडल किया जाए, कौन सा प्लान किया, कौन सा क्या किया। नेपोलियन फ्रांस के लिए हीरो है, बाकी जर्मनी और इटली के लिए विलन है, रशिया के लिए विलन है। हिटलर
लोग हिटलर से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि हिटलर की वो जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, माइन कैम्प ऑटोबायोग्राफी है, उसको लोग सबसे ज्यादा पढ़ते हैं और कुछ ही लोगों को वो माइन कैम्प समझ में आती है। लेकिन किसको समझ में आएगी? औरंगजेब हिंदुओं के लिए विलन और मुसलमानों के लिए एक रिश्तेदार, इसी तरीके शिवाजी मुसलमानों के लिए विलन और हिंदुओं के लिए रिश्तेदार। आम हिंदू और आम मुसलमान उन्हें इससे ज्यादा देख ही नहीं पाता। एक आम मुसलमान से पूछो कि औरंगजेब की क्या क्वालिटी थी, इतिहास पढ़ने का तरीका बता रहा हूं मैं। आम मुसलमान से पूछकर देखो कि जी वो सच्चा मुसलमान था, वो इतना अच्छा मुसलमान था कि वो युद्ध के मैदान में भी घोड़े से नीचे उतर के नमाज पढ़ना शुरू कर देता था। उस इतने सच्चे मुसलमान को आप गलत कैसे कह सकते हो? उस आम मुस्लिम को औरंगजेब में केवल और केवल, आम मुस्लिम को औरंगजेब के अंदर केवल और केवल अपना रिश्तेदार नजर आता है, सच्चा मुसलमान वाला। आम हिंदू को औरंगजेब के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मन नजर आता है, क्योंकि उसके ऊपर आरोप हैं कि ये मंदिर तोड़ा, वो मंदिर तोड़ा, इतने हिंदू कन्वर्ट किए, उतने हिंदू कन्वर्ट किए। तो आम हिंदू के लिए औरंगजेब दुश्मन, आम मुसलमान के लिए औरंगजेब हिंदू। वहीं शिवाजी को अगर आप देखेंगे तो शिवाजी जो है आम हिंदू के लिए हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि ग्रहण करने वाला एक महान राजा, जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। तो हिंदुओं के लिए वो एक भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं। रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म का सिंबल हिंदू मानकर चलता है। और एक आम मुसलमान के लिए, क्योंकि वो एक सच्चे मुसलमान का दुश्मन था, तो शिवाजी दुश्मन। लेकिन एक नेता के लिए, एक राजा महाराजा के लिए, या इन नेताओं के लिए औरंगजेब कैसा होगा? इन नेताओं के लिए औरंगजेब एक हीरो है, और मजे की बात, इन्हीं नेताओं के लिए शिवाजी भी एक हीरो है। दोनों ये जो रूल करने वाले लोग हैं ना, ये दोनों की जीवनी पढ़ेंगे, दोनों के बारे में पढ़ेंगे, उनसे समझेंगे कि औरंगजेब ने कैसे एडवर्स कंडीशंस में सबको तलवार की धार पर रखा और सबको बजाए रखा, सबको दबाए रखा, किसी को सर नहीं उठाने दिया। ऐसी क्या ताकत लगा रखी थी, क्या दिमाग लगा रखा था? और औरंगजेब ने ऐसी कौन सी गलती करी जिसकी वजह से उसका एम्पायर जो था वो खत्म हो गया? वहीं शिवाजी के वेलर हमें बड़ी अच्छी कहानियां लगती हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या कारण था कि शिवाजी औरंगजेब जैसे बहुत शक्तिशाली राजा के सामने भी टिके रहे, मजबूती के साथ टिके रहे और अपना साम्राज्य खड़ा किया। तो एक नेता, एक दिमाग वाला बंदा, वो 1% आदमी, वो शायद फ्रैक्शन ऑफ परसेंट, 0.1% लोग जो राज करना चाहते हैं, वो औरंगजेब और शिवाजी दोनों के अंदर अपना हीरो देखेंगे और कहेंगे कि मैंने इस दुनिया में आगे कैसे बढ़ना है, मैंने राजा कैसे बनना है। इन लोगों को मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि खुद राजा हैं। इनके अंदर एक आग होती है, जो चिंगारी निकलती है, वो जो रोशनी निकलती है, वो दूसरों को मोटिवेट करती है। इनको काहे का मोटिवेशन? शिवाजी को किसने मोटिवेट किया होगा कि बेटा ले ऐसे तलवार चला और औरंगजेब से लड़? वो खुद अपने आप में मोटिवेशन थे, वो अपने आप में मोटिवेशन एनर्जी थे, जिनके पीछे दुनिया चलती थी। यस। तो नेपोलियन को देखिए, आम लड़का, बिल्कुल गरीब घर के अंदर, 6-7 भाई बहनों में से एक, दुबला पतला छोटा सा, कुछ नहीं बोलने वाला, बस बैठ के कुछ लकीरें खींचता रहता। किसने कहा था पूरी दुनिया का इतिहास 100 साल तक उसके आसपास है, उसके नाम के आसपास घूमेगा? सोचकर देखिए, 1815 के अंदर उसका एम्पायर खत्म होता है बैटल ऑफ वाटरलू में, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक सिर्फ नेपोलियन के किए हुए कारनामे ही चल रहे थे। 100 साल लगातार, 1914 तक, नेपोलियन के जाने के बाद भी 100 साल तक नेपोलियन का नाम चलता है, उसके किए हुए कामों का असर चलता है। ये लोग हैं, इन्होंने इतिहास लिखा है। इन्हें जब आप समझना शुरू कर देंगे, इन लोगों के माइंडसेट को समझना शुरू कर देंगे, कैसे इन लोगों ने दुनिया को बदला
और कैसे दूसरा दुनिया को बदल रहा था। इनके एक्शन और लोगों के रिएक्शन और लोगों के हिसाब से इनके एक्शन, इनके रिएक्शंस कैसे दुनिया बदल देते हैं, इस स्टोरी को समझना इतिहास है। अगर इतिहास समझना चाहते हो तो राजा वाली मानसिकता लेकर समझना, बड़े आदमी बनने की मानसिकता को लेकर समझना, यूपीएससी करने की मानसिकता को लेकर समझना। अगर आप कोई छोटा मोटा दिमाग लेकर या छोटे मोटे सोच लेकर चल रहे हैं, छोटी मोटी सोच वालों को इतिहास कभी समझ में ही नहीं आएगा। इतिहास राजा महाराजाओं की कहानी है यार। इतिहास राजा महाराजाओं की कहानी है कि उन्होंने कैसे इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, या किसने ऐसी बेवकूफी करी कि उसका नाम उखड़ के फेंक चला गया। तो इतिहास जब आप पढ़ो तो राजा वाली मानसिकता लेकर बैठना। और यूपीएससी का स्टूडेंट, हर वो यूपीएससी का स्टूडेंट बेवकूफ है जिसको मोटिवेशन चाहिए होता है, जो मोटिवेशन गुरुओं के पास उनकी वीडियोस देख के मोटिवेट हो रहा है। अरे यार, तुम नेता बनने जा रहे हो, तुम राजा बनने जा रहे हो, तुम में खुद आग होनी चाहिए राजा बनने की, तुम में वो चमक होनी चाहिए कि दुनिया तुम्हारे पीछे चले। तुम्हें कौन मोटिवेट कर सकता है यार? और अगर तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत लगती है और हर कोई दूसरा बंदा कहता है कि सर आई वांट मोटिवेशन, या किसी XYZ को बेटा ऐसे आग लगा दोगे, ऐसे पढ़ने को तड़प उठोगे एंड ऑल, सब बेवकूफ बना रहे हैं और तुम बेवकूफ बन जाते हो। ये इतिहास समझो। इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? इतिहास से कोई कमाई थोड़ी ना होती है। इतिहास राज करना सिखाता है आपको, हाउ टू डील विद द सिचुएशंस, परिस्थितियों से कैसे निपटो। ऐसे में जो पुराने एग्जाम्पल्स हैं उनको सेट किया जाता है ताकि आपका दिमाग वैसा बने। नेता वाला कार्यकर्ता को मोटिवेशन की जरूरत होती है, नेता को थोड़ा ना। अब मोदी जी को कोई कहे कि जी हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आप ऐसे करो, आप वैसे करो। अरे यार, वो खुद ही इतने मोटिवेटेड है, खुद ही उनमें इतनी रोशनी है कि दुनिया उनके पीछे भागती है। और उनके अपोनेंट हैं भाई ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी को कौन मोटिवेट कर पाएगा? वो खुद ही मोटिवेशन है, सड़क पे उतर जाती है तो दुनिया उनके पीछे। केजरीवाल को कौन मोटिवेट करेगा? वो अपने आप में मोटिवेशन है। मोटिवेशन भाई मोदी जी, अब कांग्रेस वालों को मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उनके नेता के अंदर वो चार्म नहीं है जिसकी वजह से लोग उनके पीछे अपने आप दौड़ पड़े। उन्हें मोटिवेशन की जरूरत है, वो ऑरा क्रिएट नहीं कर पा रहे। इसीलिए राहुल गांधी को हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि हाउ टू रूल, हाउ टू क्रिएट एम्पायर्स एंड हाउ टू सेव एम्पायर्स। कम से कम उन्हें इतना पढ़ना चाहिए कि एम्पायर्स डूबे क्यों थे, और उन एम्पायर्स के डूबने को कांग्रेस से कंपेयर करना चाहिए कि आपका एम्पायर क्यों डूब रहा है। आपको इतनी बड़ी पार्टी, इतना सॉलिड बेस मिला, और क्या कारण है कि आज आप इतनी मेहनत करने के बाद भी आउटकम कुछ नहीं निकाल पा रहे? उन्हें पढ़ना चाहिए। इतिहास, हिस्ट्री इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन मासेस। इतिहास आम लोगों का सब्जेक्ट नहीं है, और आम आदमी को बोरिंग लगेगा, सच में लगेगा। क्योंकि आम आदमी सोचता कितना है? आम आदमी केवल इतना सोचता है इतिहास के अंदर कि मेरी एक नौकरी लग जाए। हाँ, हम भी बचपन में ऐसे ही थे भाई, हमारे पिताजी भी आम आदमी हैं, वो डीटीसी के अंदर एक टेलीफोन ऑपरेटर थे। अब हमारे पिताजी ने सिर्फ इतना ही समझाया कि बेटा एक नौकरी मिल जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मजा आ जाएगा। तो भाई साइंस ले ली। अब हमारा भी माइंडसेट वैसा कि आम आदमी का माइंडसेट है। बात तो बाद में समझ में आई ना कि हमें तो जाना कहीं और था। 90% लोगों, 95% लोगों की मेंटालिटी क्या है कि हम अपने बच्चों को कमाना सिखा दें। यस, 95% लोगों से पूछ कर देखो कि आप क्या चाहेंगे आपका, बस ये कुछ कामयाब हो जाए, कुछ कमाने लग जाए, एक नौकरी मिल जाए या धंधा सेट हो जाए। वो इससे ज्यादा सोचते ही नहीं। तो इन लोगों के लिए इतिहास है ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल इतिहास नहीं है। इतिहास उन लोगों के लिए है जो बचपन से राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं राजा बनूंगा। उनकी मां अगर कहती है ना मेरा बेटा राजा बनेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो खुद खड़ा होकर कहे कि मां मैं राजा बनूंगा और एक दिन बन के दिखाऊंगा, उस इंसान के लिए सबसे ज्यादा हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट जरूरी है। बाकी चीजें बाद में।
वहीं से फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी और दूसरी चीजें, खासकर पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स निकलते हैं। इतिहास समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये 2 दूनी 4 नहीं होता, ये 2 दूनी कुछ भी हो सकता है। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 2 दूने कुछ भी हो सकता है, और दुनिया की किसी भी किताब में ना लिखा हो वो भी हो सकता है। इसलिए एक लेवल पर जाकर, भले ही शुरू में मैथ्स मुश्किल लगे, लेकिन एक लेवल पर जाकर हिस्ट्री कहीं ज्यादा, हिस्ट्री और पॉलिटी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, कब कहां कौन सा दाव ठोक दे पता नहीं लगता। इसीलिए उसे समझने के लिए हिस्ट्री ज्यादा जरूरी है। और समझ लीजिएगा, राजा महाराजाओं का सब्जेक्ट है, हर किसी के बस का नहीं है समझना। अब आ जाते हैं हिस्ट्री के अंदर। मैंने क्या कहा, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी का एक पार्ट है, और उस ह्यूमन साइकोलॉजी का एक छोटा सा हिस्सा जो रूलिंग क्लास है, रूलिंग क्लास, वो कैसे इसे डिसाइड करती है। इस रूलिंग क्लास की एक्शंस और रिएक्शंस को देखना, और उनका आम आदमी पर पड़ने वाले प्रभाव को देखना, बस स्टडी ऑफ रूलिंग क्लास है। अब सवाल यह है, इस रूलिंग क्लास के अंदर ही हिस्ट्री क्यों है? तो समझिए, असलियत में ये जो रूलिंग क्लास है, इस रूलिंग क्लास में लोग जो हैं, इनकी खास बात पता है क्या होती है? इन रूलिंग क्लास के पास सबसे ज्यादा एक चीज है, और वो है एस्पिरेशंस, महत्वाकांक्षाएं। और ये जो एस्पिरेशंस है ना दोस्तों, इन लोगों की एस्पिरेशंस आसमान से भी ऊंची हैं। यस, देयर एस्पिरेशंस न्यू नो लिमिट। इनकी एस्पिरेशंस कभी किसी लिमिट को नहीं जानती, ना तो कभी जाना, ना जानती, ना आगे जानेंगे। नेपोलियन, सोच कर देखो यार, नेपोलियन जैसा बंदा, अरे पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया है, पूरे यूरोप उसके कदमों के नीचे है, लेकिन एस्पिरेशंस अभी फुलफिल नहीं हुई है कि जब तक मैं ब्रिटेन को नहीं हरा लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। आई विल डिफीट ब्रिटेन। पूरा एम्पायर दांव पे लगा दिया ब्रिटेन को हराने के चक्कर में, पूरा एम्पायर, पूरा साम्राज्य दांव पे लगा दिया ब्रिटेन को हराने के चक्कर में। हिटलर रशिया और ब्रिटेन दोनों को हराने के चक्कर में, और अपने आप को नेपोलियन से बड़ा प्रूव करने के चक्कर में कि नेपोलियन नहीं हरा पाया, मैं हराऊंगा। हिटलर ने पूरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं, इनकी एस्पिरेशंस आसमान। शी जिनपिंग, आज के दिन देख लीजिए, शी जिनपिंग की 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक एस्पिरेशंस, और एस्पिरेशंस खुल के क्या शी जिनपिंग की, कि मैं किसी तरीके से माओ जेडोंग जो चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर हैं, फादर ऑफ मॉडर्न चाइनीज कम्युनिस्ट चाइना है, उससे भी बड़ा होकर दिखाऊं। एस्पिरेशन, इसके लिए वो चाइना का एक्सपेंशन तेजी से चाहते हैं, बहुत तेजी से एक्सपेंशन चाहते हैं, और हर उस इलाके पे अपना दावा ठोकना चाहते हैं जिसके बारे में माओ जेडोंग ने कभी सपना देखा था। लोग सोचते हैं लेह लद्दाख के अंदर चाइना क्यों उलझा हुआ है? माओ जेडोंग के सपने की वजह से और शी जिनपिंग की एस्पिरेशंस की वजह से। माओ जेडोंग कहता है ये तिब्बत है, माओ जेडोंग ने क्या कहा, ये तिब्बत है, और तिब्बत की 5 फिंगर्स कौन? लद्दाख, उसके बाद नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल। 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत, और इन 5 फिंगर्स को हमें कब्जा करना है। चाइना कर रहा है। माओ जेडोंग, ये साउथ चाइना सी का डोमिनेंस, कि जो ये साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी, चाइना नाम है वो चाइना की वजह से तो हमारी प्रॉपर्टी है। सपना, सपना क्या, कि रशिया का ये जो हिस्सा है, ये जो साइबेरिया वाला है, ये चाइना को मिलना चाहिए। रशिया उंगली कर रहा है, शी जिनपिंग, चाइना उंगली कर रहा है, और शी जिनपिंग की एस्पिरेशंस। तो सवाल क्या है? एस्पिरेशंस। और इन एस्पिरेशंस को अगर और मोटे तौर पर देखा जाए तो रूलिंग क्लास मैक्सिमम रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करना चाहता है हमेशा। दुनिया के मैक्सिमम रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करना चाहता है, ताकि उसके किसी भी तरीके से, रिसोर्सेज मींस जमीन है,
तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन हो, बाकी सब चीजें उसके अंदर आ जाएं और सब चीजें उसके पास हो। आज भी चाइना आप देख लीजिए, हिस्ट्री में पीछे जाने की तो बाद की बात है, आज भी देख लीजिए शी जिनपिंग की एस्पिरेशंस कि मैं बहुत ऊंचा बनूं, पूरी दुनिया इसकी एस्पिरेशंस के आसपास घूम रही है। अमेरिका इसे हैंडल तो कर नहीं पा रहा, समझ रहे हो। और उसके बाद रिसोर्सेज पर कब्जा, साउथ चाइना सी के ऊपर लड़ाई जो है वो रिसोर्सेज की है, ईस्ट चाइना सी के ऊपर लड़ाई रिसोर्सेज की है, साइबेरिया के ऊपर नजर रिसोर्सेज की वजह से, सेंट्रल एशिया पर नजर रिसोर्सेज की वजह से, अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर चाइना की नजर $1 ट्रिलियन के रिसोर्सेज लिथियम की वजह से, अफ्रीका के ऊपर नजर रिसोर्सेज, और साथ में उस ट्रेड की सिक्योरिटी। तो सोचकर देखिए, दो चीजें इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक है रिसोर्सेज जो कि जिनके ऊपर हर इंसान कब्जा करना चाहता है, और दूसरा है एस्पिरेशंस। अगर आपको यह लॉजिक समझ में आ गया तो आप पूरी हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर जाएंगे। रिसोर्सेज, संसाधन, दुनिया के अंदर संसाधन, संसाधनों में जमीन, जितना बड़ा मेरा एम्पायर हो, रिसोर्सेज में कोयले से लेकर बाकी दूसरी चीजें सारी मेरे पास होनी चाहिए, और ट्रेड रूट पर कब्जा कि जहां से दुनिया का व्यापार चल रहा है वहां पे मेरा कब्जा हो, यह है रिसोर्सेज। और उसको कब्जा करने की, मैक्सिमम रिसोर्सेज पर कब्जा करने की एस्पिरेशंस, बुलिशनेस, इसी को तो कहा जाता है, गुंडई दिखाना, यही तो है। तो यहां अगर आप देखते हैं रिसोर्सेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। भैया जमीन एक लिमिट के बाद तो लड़ाई दूसरे की हो जाएगी, दूसरा ताकतवर होगा, लेकिन एस्पिरेशंस जो हैं वो तो अनलिमिटेड है ना, स्काई इज द लिमिट, आसमान या कई बार उससे भी ऊंची, आसमान जितनी ऊंची या आसमान से भी ऊंची एस्पिरेशंस। और अकेले तो है नहीं, एक आदमी हो और बाकी कोई ना हो तो पता नहीं, लेकिन रूलिंग क्लास हर जगह पर है, एस्पिरेशंस भी सबकी हैं और रिसोर्सेज के ऊपर भी सबकी नजर है। तो आउटकम क्या होता है, अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, उन सबकी एस्पिरेशंस टकराती हैं रिसोर्सेज के नाम पर, और यहीं से वॉर शुरू होता है। एंड दिस वॉर इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस वॉर इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। ये जो युद्ध है ये इस दुनिया की वास्तविकता है। दुनिया जिए या ना जिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, दुनिया जिए या ना जिए, युद्ध जब तक दुनिया रहेगी युद्ध उसकी रियलिटी है, युद्ध होता रहेगा, क्योंकि इस रूलिंग क्लास की एस्पिरेशंस रिसोर्सेज पर कब्जे की हमेशा बनी रहेंगी, एक्सपेंशन की बनी रहेंगी, और जितनी ज्यादा एक्सपेंशन की रिसोर्सेज की एक्सपेंशन की जो सिचुएशंस बनी रहेंगी, वॉर होता रहेगा, रिसोर्सेज पर कब्जे की लड़ाई होती रहेगी, वो दोनों जब टकराएंगे तो युद्ध होगा। इसलिए युद्ध एक रियलिटी है। आप कहोगे सर इसका मतलब तो हमेशा युद्ध होते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब बिल्कुल लड़ाई होते रहनी चाहिए। तो क्या होती नहीं है? आप कहोगे कहां होती है, मैं कहता हूं होती रहती है। आप कहोगे नहीं आप झूठ बोल रहे हो, ये पीस पीरियड भी तो होता है। कहां पीस पीरियड होता है? व्हाट इज पीस? शांति क्या है? शांति दो युद्धों के बीच का एक काल है। पीस जो है वो दो लड़ाइयों के बीच का एक काल है यार, दो युद्धों के बीच का एक काल है शांति। अब इस शांति की अगर आप बात करें तो आम आदमी को दिखाई दे रहा है कि वो लड़ाई नहीं कर रहा, या देश लड़ाई नहीं कर रहा, या रूलिंग क्लास आपस में नहीं लड़ रही। लेकिन आप जब रोज कोई ना कोई खबर सुनते हो कि आज हमारी नेवी के अंदर ये शिप इंडक्ट हो गया है, या फाइटर जेट्स इंडक्ट हो गए हैं, या प्लेन ले लिए, या कैनन्स ले ली, या आर्टिलरी ले ली, या आर्मी को ट्रेनिंग दी, इसको किया उसको किया, तो असलियत में वो पीस पीरियड क्या है? पीस पीरियड और कुछ भी नहीं है। टू पावर्स आर प्रिपेयरिंग
फॉर फर्दर वॉर। दो शक्तियां अगली लड़ाई के लिए तैयारी कर रही होती हैं, इसी को कहा जाता है पीस पीरियड। इसी को कहा जाता है शांति, और शांति कुछ भी नहीं है। आम आदमी को लगता है, आज भी तो आपको लगेगा शांति है, लेकिन कहां है शांति? और आपको क्या लगता है 2010 के बाद, मतलब इंडिया पाकिस्तान लड़ रहे हैं, क्या कारगिल वॉर के बाद शांति हो गई है? नहीं हो गई है। वो एक अलग मैटर है कि पाकिस्तान जो है वो 1000 कट थ्योरी के ऊपर चल रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है? पीस तो बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया चाइना के अंदर कौन सी पीस है? इंडिया और चाइना में कभी पीस हो ही नहीं सकती। दो अपने अपने एरिया की अपनी अपनी बड़ी पावर्स हैं, और एक दूसरे को हमेशा दबाने की कोशिश करेगा और दूसरा पहले वाले से दबेगा नहीं। भाई चाइना इंडिया से क्यों चिढ़ेगा? चाइना इंडिया से इसलिए चिढ़ेगा क्योंकि पूरे साउथ एशिया और यहां तक कि पूरे एशिया के अंदर, खासकर पूरे एशिया में डोमिनेंस करने के लिए चाइना के सामने अगर सबसे बड़ा चैलेंज कोई भी देश है तो वो इंडिया है। और क्योंकि इंडिया वहां चैलेंज के रूप में खड़ा हुआ है, रशिया इस चीज को ज्यादा सा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। रशिया इस चीज को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। सॉरी, चाइना। नतीजा क्या? हमारा गलवान वैली से लेकर हर जगह पर क्लैशेस, बुलिशनेस दिखाता है, दबाने की कोशिश करता है, इंडिया दबता नहीं। तो आप कैसे कह दो कि 62 से लेकर अब तक पीस था? इंडिया एंड चाइना प्रिपेयर्ड। इंडिया ने प्रिपेयर नहीं किया तो इंडिया की बेवकूफी थी, चाइना प्रिपेयर्ड फॉर इट। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने डेवलप कर लिया, आप देख सकते हैं बॉर्डर के ऊपर। आपने पिछले 1 साल में लगातार सुना होगा कि चाइना ने बहुत तेजी के साथ रेल और रोड डेवलप किए, और आपके बॉर्डर से महज 16-17 किलोमीटर दूर तक वहां पर एक रेलवे स्टेशन बन गया। बुलेट ट्रेन आ चुकी है, और अब वो लहासा तक लेके आएंगे, लहासा से नेपाल तक लेके आएंगे। और ट्रेन से अगर कोई एरिया कनेक्ट हो जाए तो इसका मतलब ये है कनेक्टिविटी बढ़ जाती है और लोगों के बीच में आना जाना बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है वो नेपाल में पेनिट्रेट कर रहा है। अगर शांति के काल में नेपाल में पेनिट्रेट हो रहा है तो इसका मतलब चाइना इज प्रिपेयरिंग। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का आपने नाम सुना होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री को पिछली कहानियों से जोड़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला। पिछली कहानियां सुन सुन के अगर आप कुछ करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक पिछली कहानियों को आज के सिनारियों से नहीं जोड़ देंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। हिस्ट्री है ही, इतिहास से शिक्षा लेके वर्तमान में ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य सुरक्षित हो जाए। These are lessons of human civilization. ह्यूमन सिविलाइजेशन के लेसन्स हैं जो हम अपनी हिस्ट्री से सीखते हैं, आज उनके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। हिस्ट्री। अब यहां अगर हम दोस्तों देखते हैं तो पीस क्या है? पीस इज नथिंग। पीस आम आदमी के लिए है कि दो बड़े देश या दो पावर्स लड़ नहीं रही हैं, लेकिन असलियत में पीस वो पीरियड है जहां दोनों पावर्स अगली लड़ाई की तैयारी कर रही होती हैं। तो सवाल यह है, वॉर क्यों हो रहा है? वो हो रहा है एस्पिरेशंस और रिसोर्सेज। एस्पिरेशंस और रिसोर्सेज। अब ये एस्पिरेशंस और रिसोर्सेज को अगर आपने समझना है तो कैसे समझोगे? एस्पिरेशन और रिसोर्सेज का जो क्लैश है ये कैसे समझोगे? ये एक गोल्डन ट्रायंगल ऑफ हिस्ट्री, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का एक हाइपोथेटिकल गोल्डन ट्रायंगल है। उसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूमती है। दुनिया में हाइपोथेटिकल एक गोल्डन ट्रायंगल बना रखा है। उसमें 3 कोनों पे 3 प्रिंसिपल्स हैं या 3 बॉडीज हैं। वन इज पॉलिटिक्स, अदर इज रिलीजन, one is politics, other is religion, and the third is economy. Third is economy. ये 3 बॉडीज हैं या 3 एक तरीके से एज है, 3 edges of a triangle. The politics of whole world revolves around it. Politics of whole world
रिवॉल्व्स अराउंड इट। धर्म बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। राजनीति, असलियत में यहां पूरा का पूरा जो पाइवट है, जिसके आसपास पूरी दुनिया घूमती है, वो क्या है? पॉलिटिक्स। यहां असलियत में पावर है और रूलिंग क्लास असलियत में इसी के ऊपर कब्जा करता है। राजा यहां है, पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है। हां, सत्ता पर कब्जा क्यों चाहिए? राजनीति का असली चेहरा बाय हुक बाय क्रुक, मरवा के, खून बहा के तालिबान ने न जाने कितने अपने मुस्लिम्स को मार डाला, सिर्फ किस लिए कि कब्जा करना है सत्ता पर। पाकिस्तान ने न जाने कितनों को मार दिया, क्या करना है? सत्ता पर कब्जा। जॉर्डन के शाही परिवार ने 25,000 फिलिस्तीनियों को पाकिस्तानी आर्मी के हाथों मरवा दिया, और मजे की बात यह, इस्लाम का सबसे ऊंचा बुलंद नारा लगाने वाला पाकिस्तान 25,000 फिलिस्तीनियों को एक रात में मार देता है। यहां पॉलिटिक्स जो है वो है पावर। पावर ही असलियत में पॉलिटिक्स है। इस पावर के लिए पॉलिटिक्स की जाती है। इसका सबसे बड़ा वेपन, हथियार रिलीजन है। इस रिलीजन को उस फॉर्म में कोई देखने की गलती ना करे। मैं यहां रिलीजन एज अ धर्म या फिर एक पर्सनल उसकी बात, रिलीजन यहां बिलीफ सिस्टम नहीं है। यहां बिलीफ सिस्टम नहीं है। यहां असलियत में रिलीजन है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। जो वेपन है, एक हथियार है, और ये शक्ति, इस हथियार का इस्तेमाल करके इकोनॉमी क्या है? रिसोर्सेज। असलियत में मामला यह है कि पॉलिटिक्स इस रिलीजन का इस्तेमाल करके असलियत में इकोनॉमी पे कब्जा करती है। और जितनी ज्यादा इकोनॉमी और रिसोर्सेज मजबूत होंगी, उतना ज्यादा पॉलिटिक्स यूजेस रिलीजन, राजनीति धर्म को इस्तेमाल करती है टू विन इकोनॉमी या रिसोर्सेज। और ये इकोनॉमी एम्पावर्स पावर और ज्यादा मजबूत करती है। एम्पावर की जगह यूं कह सकते हैं कि स्ट्रेंथन्स पॉलिटिक्स। ये गोल्डन ट्रायंगल है। पूरी दुनिया में यही चल रहा है। सबसे ज्यादा ताकतवर ये है। पॉलिटिक्स इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। यहां ही लड़ाई हो रही है, और यही वो चुटकी भर लोग हैं जो पूरी दुनिया को घुमा के बैठे हुए हैं। आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा। वो डॉक्टर इंजीनियर बनके पूरी जिंदगी खुश है। दीपिका पादुकोण या जो भी XYZ कोई हीरोइन होगी, उसकी फोटोकॉपी लेके घूम रहे हैं और उसके पीछे घूम रहे हैं और अपना जीवन बस बिता रहे हैं। आम आदमी की तो हिस्ट्री है ही नहीं सब्जेक्ट। हिस्ट्री है इस ट्रायंगल को पढ़ने का नाम। यहां से इतिहास चेंज हो रहा है। पहले क्या था? पहले इस पॉलिटिक्स ने रिलीजन के साथ साठगांठ करके, एक फिक्स रिलीजन था हर जगह पे, फिक्स पॉलिटिक्स थी हर जगह पर, कुछ चेंज नहीं होने जा रहा था। वो आपस में थोड़ा बहुत लड़ लें सो लड़ लें, सब चीजों पर कब्जा था। आम आदमी परेशान था। कुछ चेंज नहीं हो पा रहा था क्योंकि हर कोई बराबरी के तौर पर कमजोर था, या जैसे भी था समस्याएं थी। यहां इस्लाम का बर्थ होता है, एक नई आइडियोलॉजी का बर्थ होता है। और पहली बार यहां ये जो ऑन द नेम ऑफ था, इसे बहुत लंबे टाइम बाद चैलेंज मिलता है। यानी पॉलिटिक्स का, पुरानी पॉलिटिक्स का जो हथियार था, उसको चुनौती दी गई। हथियार तलवार थोड़ना है यार।
अगर तलवारों में, बंदूकों में इतनी ताकत होती तो 20 साल में अमेरिका तालिबान को 20 लाख बार मार चुका होता। हथियार तलवार नहीं है, ये तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। तलवार या बंदूकों से इंसान का शरीर मरता है, विचार मायने रखता है, और इस विचार को मारना चैलेंजिंग है। हर किसी के बस का नहीं है इस विचार को मारना। विचार, आइडियोलॉजी, और फिर इस तभी तो तालिबान कहां मार पाए, आइडियोलॉजी को खत्म ही नहीं कर पाया अमेरिका। बंदूकें लेके जब तक खड़े रहा, तालिबान चूहों की तरह घुसा रहा अंदर। जैसे अमेरिका वहां से हटा, चूहें बाहर आ गई। पूरी दुनिया इस टाइम पर स्तब्ध है, करें क्या। हां, विचार है। न्यूजीलैंड के अंदर एक लड़का निकलता है, अल्लाहू अकबर का नारा लगा के 6 बंदों को खत्म। विचार है, सैमुअल पैटी की गर्दन उतार देता है एक लड़का जाके। विचार था, आइडियोलॉजी थी कि मुझे उससे दुश्मनी है, मारूंगा। आइडियोलॉजी क्या है? ये आइडियोलॉजी, ये धर्म ही तो है यार, धर्म के नाम पर ही तो है वो आइडियोलॉजी। आज वो वेपन काम कर रहा है, और जितना भी ये यूरोप काम कर रहा है वो इस वेपन को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। वेपन बंदूकें और टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड समझ ही नहीं पा रहा। वेपन असलियत में ये रिलीजन है, और रिलीजन है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन है, और ये आइडियोलॉजी है। और आप इस आइडियोलॉजी को चैलेंज नहीं करेंगे तब तक काम चलेगा नहीं। और ये जो आइडियोलॉजी है, इसको चैलेंज करने के लिए आपके पास भी एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए जो इसको काउंटर करे, और बहुत स्ट्रेटेजिकली आपको इस पर अटैक करना पड़ेगा, लेकिन नहीं कर पा रहे। भाई जाकिर नाइक इंडिया में था, वो कोई बम बंदूक थोड़ा ना चलाता था, लेकिन उसने लोगों को इतना मोटिवेट कर दिया, इतना एग्रेसिव कर दिया कि बांग्लादेश के अंदर अटैक होने लग गए। हिंदुस्तान के कई जगहों पर अटैक हुए और जाकिर नाइक का नाम आया। दुनिया उसे टेररिस्ट मानने शुरू कर गई। क्यों? वो विचार रखता था, और उसको काउंटर करने के लिए कोई दूसरी आइडियोलॉजी खड़ा करने वाला दूसरा बंदा ऐसा नहीं था जो उस आइडियोलॉजी के लेवल पर उससे बहस कर सके। ये आइडिया बड़ी खतरनाक चीज है, आइडियोलॉजी बड़ी खतरनाक चीज है, इसे लोग नहीं समझ रहे। और यही एक खतरनाक चीज दुनिया के अंदर है, और इन्होंने दुनिया को गुलाम बना रखा था। इस्लाम एक न्यू आइडियोलॉजी आया, और न्यू आइडियोलॉजी जिसे हम धर्म कह रहे हैं, एक नई उम्मीद या एक नई रोशनी के रूप में आया, और ऑन द नेम ऑफ जो रिलीजन था उसको सीधा चैलेंज किया, यानी उसके बेसिक हथियार पे चैलेंज किया। चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर पुजारी वर्ग का, यानी पुजारियों का वो था, कर्मकांडी पुजारी जो होते थे उनका, चाहे पादरियों का था। मैं ब्राह्मणों का नाम जानकर नहीं ले रहा, क्योंकि ब्राह्मण और पुजारी में फर्क होता है। और ये जो कम्युनिस्ट मानसिकता वाले लोग हैं ना, जो ब्राह्मणवाद है, इनकी तो मानसिकता का किसी दिन ऐसी तैसी मैं मारूंगा तसल्ली से, समझे। पुजारी वर्ग दुनिया का कहीं पर भी हुआ वो खतरनाक है। ब्राह्मण इज समथिंग डिफरेंट, पुजारी इज समथिंग डिफरेंट। ब्राह्मण कहना है, ब्राह्मणवाद कहना बिल्कुल गलत बात है। पुजारी वर्ग है वो दुनिया का किसी भी जाति में पुजारी वर्ग खराब है। यहां जो पुजारी वर्ग, पुजारी, पादरी और प्रीस्ट जिसे आप कहते हैं प्रीस्टली क्लास, वो प्रीस्टली क्लास यहां धर्म के ऊपर जो कब्जा करके बैठी थी, इसको चैलेंज किया गया। यहां से पहला चैलेंज इस्लाम ने लॉजिकली जब इसे चैलेंज किया, तो यहां से सबसे ज्यादा असर पॉलिटिक्स हिली, और जब हिली तो उसने रिफॉर्म करने शुरू किए, सुधार करने शुरू किए, बदलाव कर। पहले तो वो सोचने लगे कि हम हार क्यों रहे हैं, तो कल बताऊंगा वो सुधार कैसे किए या कैसे होने लगे अगले वीडियो में।
हमारी जीरो टू हीरो सीरीज चलती रहेगी और फर्दर वीडियोस अगर देखने हैं तो यार हमारे साथ जुड़ जाओ। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे आप कनेक्ट रह के काफ़ी कुछ फ़ायदा उठा सकते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।